अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और मेट्रो मैटर्स आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, हमने जैसे आपने देखा कि मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही भी की है माजी में और आपको अच्छी अच्छी खबरें भी बताई हैं। तो आज हम आपको एक अच्छी खबर बताने जा रहे हैं जो कि सिंध के हवाले से है और सिंध में नर्सिंग के शोबे के हवाले से एक अच्छी खबर ये है कि जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उन्हें माली अख्तियारात दे दिए गए हैं। इससे पहले ये माली अख्तियारात उनके पास नहीं होते थे और अपने बजट के लिए और अपने रिलीज़ के लिए उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था और दीगर अफसरान के पास वो अख्तियारात होते थे। लेकिन अब ये अच्छा एक काम ये हुआ है कि सिंध के तमाम नर्सिंग जो कॉलेजेस हैं उन्हें माली अख्तियारात दे दिए गए हैं और ये माली अख्तियारात जिन्हें हम उर्फ़ आम में DDO पावर्स कहते हैं, डिसबर्समेंट के पावर्स होते हैं, ये पावर्स उन कॉलेजेस को मिल गए हैं, जिसकी वजह से अब ये उम्मीद की जा रही है कि उनके जो माली मामलात हैं वो ज़्यादा आसानी से स्मूथली और बर वक्त जो है ना वो अदा हो पाएंगे। इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारी मेहमान मोहतरमा खैरुन्निसा अकबर साहिबा जो कि फोकल पर्सन है नर्सिंग की महकमा सेहत सिंध की। अस्सलाम वालेकुम खैरुन्निसा साहिबा। खैरुन्निसा साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है? खैरुन्निसा साहिबा को आवाज़ मेरे ख्याल में नहीं आ रही या उनकी आवाज़ हमारे पास नहीं पहुंच पा रही। अस्सलाम वालेकुम खैरुन्निसा, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है खैरुन्निसा की आवाज़ बहुत हल्की आ रही है हमें, तो ज़रा ये चेक करने टेक्निकल स्टाफ जो है हमारा। अच्छा मिस खैरुन्निसा, ये बताइए कि ये हमने जो खुशखबरी दी है इसके बारे में थोड़ी पहले तफसील बता दें कि ये DDO पावर्स कब से मिले हैं और ये पहले क्या होता था? देखिए, हमारे पास जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं 12, इनके वीडियो शुरू से ही नहीं है, ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अंदर चल रहे थे। और इससे पहले वीडियो के लिए तो बात की गई लेकिन सेपरेट बजट के लिए बात नहीं गई। जब मैंने फर्स्ट टाइम समरी भेजी हेल्थ डिपार्टमेंट को कि इनका DDO सेपरेट किया जाए तो मुझे कहा गया कि इनका कॉस्ट सेंटर है आपके पास। तो पता चला इनके कॉस्ट सेंटर नहीं बने, तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अंडर चल रहे थे, उनकी कॉस्ट सेंटर है। उसके बाद हमने इनका सेपरेट कॉस्ट सेंटर बनाया तमाम के बाद हमने आपको ब्रेक किया उसकी हालत ये थी उनके पास स्टाफ था एनवायरमेंट। खैरुन्निसा साहिबा, आप अगर थोड़ी सी बेहतर लोकेशन पे मौजूद हूं तो आसानी होगी बात करने में। आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, अगर आप ऐसी जगह थोड़ा सा मूव कर लें जहां सिग्नल आसानी से आ रहे हो आपके पास तो बात ज़्यादा वाजे हो पाएगी और ज़्यादा समझ आएगी। अभी थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम था। आप अख्तर साहब इसको उस पे ले लें, PTCL पे ले लें तो शायद क्लियर आवाज आएगी। अच्छा, अब आपकी आवाज़ आ रही है, सही आ रही है। आप बताइए, तो ये कितने कॉलेजेस का मसला था? ये हमारे 12 नर्सिंग कॉलेजेस का मसला था। और जैसा कि आपको पता है कि पहले तो हमारे पास डिप्लोमा प्रोग्राम था, अब हमारे पास डिग्री प्रोग्राम है। तो हमारे पास एक इशू नहीं था, हमारे पास डिफरेंट इशू थे DDO और कॉस्ट सेंटर के लिए। अब जिस तरह हमारे पास सांगड़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, वहाँ पर सिर्फ 2 टीचर्स की पोस्टें थी। अब 50 के साथ आपके 4 क्लासेस और सिर्फ 2 टीचर्स की सीट, तो वो फुलफिल ही नहीं करती थी। इस टाइम हमारे पास तकरीबन यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत हमने 12 की समरी बनाई थी जो डिपार्टमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंस से अप्रूव हुई, जिसमें हम सेक्रेटरी साहब का, अपनी मिनिस्टर हेल्थ साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें हेल्प आउट किया। हेल्थ डिपार्टमेंट से ये तमाम चीजें अप्रूव करके हमने फाइनेंस को भेजी और ये हिस्टोरिकल वर्क जो है फर्स्ट टाइम हमारे डायरेक्टोरेटशिप में हुआ है। अच्छा। इसमें बहुत सारे लोग जो है बीच में क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। अच्छा। 4th ईयर में ठीक है, बहुत सारे लोगों का रोल था। 4th ईयर इज डिफरेंट और कॉलेजेस का सेपरेट बजट इज डिफरेंट। फिर इसका क्रेडिट किसका है? इसके अंदर जो मुझे सपोर्ट किया ना, वो डायरेक्टर जनरल हेल्थ जो डॉक्टर इरशाद मेमन साहब है, उन्होंने मेरी सपोर्ट में, मेरे लेटर के सपोर्ट में एक समरी डिपार्टमेंट को दी। डिपार्टमेंट ने इस पे इनिशिएट लिया और जब बजट की मीटिंग हुई उसमें स्पेशल जो इसमें हमने ग्रांट 1 करोड़ जो करवाई है, वो जो हमारी स्किल लैब, वो लाइब्रेरी के लिए चाहिए, वो भी हमने इसमें स्पेशल ग्रांट करवाई है। अच्छा। ताकि हमारे स्कूल उसी स्टैंडर्ड पे आ जाए जिस स्टैंडर्ड की रिक्वायर्ड है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के एक्ट के तहत। अच्छा। तो हमने अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की तो डेफिनेटली इस टाइम हमारे पास डेफिशिएंसी थी। हम फेजिंग आउट में चले गए, हमने डिप्लोमा क्लोज कर दिया, हमने BSc डिग्री शुरू कर दिया, लेकिन BSc डिग्री के लिए वो चीजें अवेलेबल ही नहीं थी हमारे इंस्टीट्यूट्स में, जिसके लिए मुझे डायरेक्टरशिप का जो चार्ज मिला था वो मई 2020 में मिला। अच्छा। और मैंने इस पे वर्क शुरू कर दिया। पहले जब मैंने DDO की समरी भेजी
तो वो फिर रिग्रेट हुई कि कॉस्ट सेंटर नहीं है। फिर हमने दोबारा बजट बना के भेजा, फिर उसमें भी कुछ फ्लॉज थे, उन्होंने दोबारा हमें रिटर्न किया कि आप ये तमाम चीजें फाइनेंस से हमें मिली, इस तरह करके हमें भेजे। हमने दोबारा उस वर्किंग की, फिर जब हमने दोबारा से सबमिट किया और बजट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीजें चली गई और ये दिस इज अ बिग हिस्टोरिकल वर्क हुआ है। हमारे 12 कॉलेजेस जो है वो एम्पावर हो गए डीडीओ के साथ और इंशाल्लाह वो जो कहते हैं ना स्टैंडर्ड मीट करेंगे ये हमारे 12 कॉलेजेस, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन के फेज में आता है तो बजट में रिफ्लेक्ट हो गया है सारा और इंशाल्लाह अब ये अपने डीडीओ के साथ वर्किंग कर सकते हैं। तो इसमें हम डिपार्टमेंट का स्पेशल थैंक्स करते हैं। इसमें एक जो बिग अचीवमेंट है वो ये भी है कि तमाम चीजों के साथ साथ हमने जो टीचर्स की नई पोस्टें क्रिएट करने की बात की थी, था जिस तरह सांगड़ में 2 फैकल्टी है तो अभी इस टाइम 26 फैकल्टी है और अदर स्टाफ तकरीबन 44 स्टाफ कर दिया है उनका और इक्वल बजट हमने तकरीबन 12 में कर दिया। तो यूनिवर्सली हमने समरी जो है वो तमाम 12 कॉलेजेस की जो है वो अप्रूव करवा दी। अक्सर प्लीज अगर आप इसको PTCL पे ले लें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें कॉल्स आ रही है तो ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, आवाज रुक रही है। आपकी आवाज मुझे बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये जो है अब इसका फिर क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगी? और खैरुन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद नहीं है, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है तो हम उन्हें दोबारा लाइन पर लेने की कोशिश करते हैं। और इस दौरान जैसे मिस खैरुन साहब अकबर ने बताया कि ये जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सिंध के नर्सेस के लिए और सिंध के नर्सिंग जो कॉलेजेस हैं उनके लिए कि उन्हें ये जो डीडीओ पावर्स मिले हैं और उन्हें अलग सेपरेट बजट मिला है और उस बजट के साथ साथ खैरुन सही बता रही थी कि उसके साथ साथ पोस्ट जो हैं वो भी नई क्रिएट हुई हैं और नई जो पोस्टें हैं वो क्रिएशन से उनकी फैकल्टी में इजाफा हो रहा है और फैकल्टी में इजाफा जब होगा तो उससे जो तालीम का मेयार है सिंध के नर्सिंग कॉलेजेस में वो अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि सरकारी जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें फैकल्टी भी अब अवेलेबल हो गई है, उनके पास फैकल्टी का मसला नहीं रहा है और अब उन्होंने डिग्री प्रोग्राम्स भी शुरू कर दिया है और वो डिग्री प्रोग्राम्स पर आ गए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है और एक गुड न्यूज़ है। लेकिन उसके साथ साथ खैरुन साहब ने जैसे ये बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, नर्सेस की तंजीमें, नर्सेस के ग्रुप्स जो हैं वो भी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब खैरुन साहब दोबारा हमारे साथ लाइन पर आती हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि क्रेडिट आखिर है किसका। जी मिस खैरुन साहब, तो फिर आप इसका क्रेडिट किसको देना चाह रही हैं? अब देखें मैं क्रेडिट देने वाली कौन होती हूँ, हम यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो कि इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया जिन्होंने, तो उनको तो क्रेडिट बिल्कुल नहीं जाता। 4th ईयर सर्विस इंस्ट्रक्टर जो है उसमें हमारी एसोसिएशन मतलब किसी नर्सेज एसोसिएशन को या किसी नर्सेज के किसी ग्रुप को ये क्रेडिट नहीं जाता? मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो 4th ईयर सर्विस इंस्ट्रक्टर था उसके लिए हमारी एसोसिएशंस ने बहुत काम किया, जिसमें कंबाइंड भी हुए, अलायंस भी हुआ इन लोगों का और डिपार्टमेंट ने भी बहुत काम किया हमारे। हम सब उस पे एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, ऑल्दो के उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज हैं लेकिन समथिंग बेटर देन नथिंग। इस पॉलिसी पे हम चल के हम उसको लेके भी आए। आप देखेंगे 2 साल से उसका बजट भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था और पुराने रूल के तहत मुस्तकिल प्रमोशन की समरियां जा रही थी जिसपे ये कहा जाता था कि खैरुनिसा प्रमोशन नहीं होने दे रही, तो खैरुनिसा पुराने रूल पे प्रमोशन रोकने की बात कर रही थी। तो आप वाकई में प्रमोशन नहीं होने देने चाह रही थी? आपको रुकावट डाल रही थी वाकई में? मैं आपको ये बता रही हूँ कि पुराने रूल को हमने रोका है, बिल्कुल रोका है। जब आपका नया कानून 4th ईयर अप्रूव हो गया, चीफ मिनिस्टर से अप्रूव हो गया, फाइनेंस से हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट ने नोटिफाई कर दिया, तो आप पुराने रूल तो आपके खत्म हो गए ना। अब पुराने रूल के तहत बोर्ड 2 की मीटिंग्स कोई 4 दफा बिठाई गई। तो आप नए रूल अप्लाई करवाना चाहती थी और कोई दूसरे जो लोग हैं वो पुराने रूल पे इम्प्लीमेंट करवाना चाहते थे? जी हाँ बिल्कुल, ये एक कॉन्फ्लिक्ट था हमारे दरमियान। तो इसमें उनका क्या फायदा होता? पुराना रूल अगर अप्रूव उस पर अमल दरामद कराना चाहते थे तो इसमें उनका क्या फायदा था या क्या नुकसान था? देखिए उनका नुकसान कोई भी नहीं था और उनका फायदा ये था कि वो हमसे सीनियर हो जाते जूनियर होने के बावजूद। तो हम जो कमीशन ऑफिसर जूनियर होने के बावजूद सीनियर हो जाते, ये कह रही आप? हाँ जी, हम जो कमीशन ऑफिसर हैं उसमें इंक्लूड नहीं थे। तो ये हमारे साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती थी, हम डायरेक्टली जो है अफेक्टेड थे, जिसके ऊपर हम चीफ सेक्रेटरी साहब को कोई 4 बार मिले,
कोर्ट 2 की मीटिंग हमने कैंसिल करवाई कि सर इसको इस फार्मूले पे करें, इसमें उनका कोई नुकसान नहीं है, उन्होंने तो प्रमोशन में जाना ही जाना है ना, वो सीनियर है, तो हम उनको रोक नहीं रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम सीनियर है, कमीशन करके जब गवर्नमेंट ने हमें अपॉइंट किया तो हमारी प्रमोशन ड्यू बनती है, तो हमें बाईपास नहीं कर सकते। कोर्ट के तहत थी, कानून के तहत थी, इसको आपने कमीशन पे अपॉइंट कर लिया, अब आपने उसको प्रमोट करना ही करना है। तो बोर्ड 2 सिर्फ इस वजह से रोका था हमने कि उसमें हम इंक्लूड नहीं थे, और बाकी 4th ईयर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाकायदा सैयदा अलमास और मिस फातिमा शर और सर रहमतुल्लाह जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इन लोगों का कोर्ट में केस है कि 4th ईयर इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि मेरी ही तरह ये लोग भी अफेक्टिंग हैं और ये मुझसे सीनियर हैं। तो हम तो यहाँ पर कानून की बात कर रहे थे। आप खुद भी अफेक्टिव में शामिल हैं? आप खुद भी शामिल थी अफेक्टिव? बिल्कुल, मैं भी शामिल हूँ, मैं भी अफेक्टिव हूँ इसमें। हम काम तो कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ और हमें अपॉइंट भी गवर्नमेंट ने किया, लेकिन गवर्नमेंट को मिसलीड किया जा रहा था कुछ दूसरे लोगों की तरफ से। अच्छा, तो आप उसमें कौन लोग शामिल थे, किनका बेनिफिट तो इसमें भी सियासत हो रही थी क्या? इसमें भी सियासत हो रही थी क्या? 100% सियासत हो रही थी इसके अंदर। और इसमें आप ये देखिए, अच्छा, तो वैसे तो वो तंजीमें और वो लोग कहते हैं कि हम तो नर्सेज के बड़े खैरख्वाह हैं और नर्सेज के लिए हम काम कर रहे हैं, दिन रात हम लगे हुए हैं, वो तो ऐसे ये पोस्ट करते हैं। मैं आपको ये कहती हूँ कि जब ये 4th ईयर अप्रूव हुआ तो उसमें सारे लोग शामिल थे, लेकिन 4th ईयर की इम्प्लीमेंटेशन में क्यों सारे लोग शामिल नहीं हो रहे? क्यों बार बार वो पुराना रूल जो है जा रहा था? किसका कसूर था? वैसे ये तो अंडरस्टूड बात है ना कि जब कानून नया बनता है तो पिछले को वो ओवर रूल कर देता है। एग्जैक्टली, ये अंडरस्टूड चीज है। इस पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने सेक्रेटरी साहब को भी कहा और मेरे सामने उनको कॉल की गई, और हमारे जो ऑनरेबल सेक्रेटरी है सर कादिम जतोई, उन्होंने फर्स्ट टाइम मीटिंग कॉल की कि ये कंफ्लिक्ट जो है इनके बिटवीन जो है वो खत्म हो, डिस्प्यूट मैटर है ये, जो स्कूल के पुराने टीचर्स थे जिनका प्रिंसिपल पे हुआ और जो कमीशन ऑफिसर थे। तो अब तमाम लोगों का रूल भी बन रहा है। अभी आपको मैं थोड़ा सा एक और चीज बताती हूँ कि दिसंबर में ये मीटिंग हुई है हमारी फर्स्ट टाइम रूल की। अच्छा। उस मीटिंग के बाद जो सेक्रेटरी साहब ने की, फर्स्ट टाइम हुई 2 साल के बाद। 2 साल तक ये बिल्कुल साइलेंट था, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, सिर्फ पुराने रूल की बात हो रही थी, जबकि नया रूल आ चुका था। जब मीटिंग हुई है तो उस मीटिंग को जनवरी से लेटर भेजा हुआ है डिपार्टमेंट को कि अब आप इसका दोबारा से बना के भेजें, क्योंकि जो रूल बन के गए हैं लीगली वो सपोर्ट नहीं कर रहे और उसकी वजह से लिटिगेशन में जा सकते हैं। जो उसके कमेंट्स हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं वो पैरा निकाल के जो हमारे सीनियर लीगल ऑफिसर्स है SNJT के, मैंने इंटरनल से वो चीजें थोड़ी सी निकाली क्योंकि रूल्स मैचिंग नहीं हो रही थी। फिर अभी सेक्रेटरी साहब ने डायरेक्ट किया सर्वसार साहब को कि ये जो प्रॉब्लम्स है इनके रूल्स के, ये आप देख। सर्वसार ने इसको बड़ा डीपली देखा और जो हमारे ASO हैं अकील साहब, उनको भी साथ में बिठाया और वो तमाम चीजें ठीक हुई और अभी इंशाल्लाह वो सबमिट हो जाएगा। तो होपफुली के जो अब चीज बन के जाएगी वो वहां से अप्रूव हो जाएगी, क्योंकि अगर हम चीजें वर्किंग लीगली नहीं करते, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं करते, तो वो अप्रूव नहीं होती। और अगर हम अभी भी इसी तरह करके भेजेंगे तो वहां से वो रिग्रेट हो जाएंगी, दोबारा वापस नीचे डाउन हो जाएंगी। और आपको पता है कि अप एंड डाउन में कितना चला जाता है, मंथ्स लग जाते हैं, ईयर लग जाते हैं। रूल बनाना जो है वो आसान नहीं है। तो वो जो रूल की कॉपियां पहले बनी थी वो कंसेंसस से बनी थी, जिसपे तमाम एसोसिएशन का, एक्स डायरेक्टर का, सबके साइन थे, लेकिन अब उसको डिपार्टमेंट ने रिग्रेड कर दिया और कहा कि इसको दोबारा से ठीक करके भेजें। तो दोबारा से डिपार्टमेंट ने ठीक कर ली है चीजें और इंशाल्लाह ये सबमिट हो जाएंगी वेरी सून। तो जैसे रूल फ्रेम होगा तकरीबन हमारे 1000 लोगों की प्रमोशन हो जाएगी 4th ईयर पे। लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूँ, अकाउंटेबल भी हूँ, अगर मैं सिटिंग ऑफिसर हूँ, कि मैं अपने नर्सिस का काम करवाऊँ। और इस चीज पे 100% आप देखें कि मैं जब से आई हूँ तकरीबन मुझे 1 साल हुआ है यहाँ पर, ये मई में जाके जो डायरेक्टोरेट का मैंने चार्ज किया। इस 1 साल में आप बिग अचीवमेंट्स है हमारी। 4th ईयर जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था बजट में, अब रिफ्लेक्ट हो रहा है। रूल्स की मीटिंग जो पहले नहीं हो रही थी वो एक हो चुकी है, दूसरी कमिंग सून हो जाएगी। फिर ये जो बजट GTO की बात है, दिस इज हिस्टोरिकल वर्क, तो हमने ये इसका बजट बनाया 12 कॉलेजेस का, क्योंकि मुझे भी यहाँ से पहले ये पता था कि DTO दे दो,
डीडीओ की तो डिमांड काफी अच्छे से थी, एसोसिएशन भी कर रही थी, सारे लोग तो कर हम रहे थे। खैरानी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए और ये जो डीडीओ पावर्स वाला है और ये एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट है इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा खैरानी साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। और हम बात कर रहे थे सिंध में नर्सेज के हवाले से कि नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं उन्हें माली इख्तियारात मिल गए हैं और उसके बाद ये एक बहुत बड़ी इसे खुशखबरी कहा जा रहा है नर्सिंग के शोबे के लिए भी। और इसके सूरत हाल क्या है, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मोहतरमा खैरुन्निसा अकबर साहिबा, हमसे बात कर रहे थे। जी मिस खैरुन्निसा, आप बताइए कि इस अचीवमेंट को अब आप फ्यूचर में किस तरह देख रही हैं? देखिए, दिस इज वाकई ये हिस्टोरिकल वर्क हुआ है और इस पे सबसे पहले तो हम अपने ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम मंजरा साहिबा का बहुत थैंक्स करते हैं, सर काजिम चतुई साहब का, और टीजी हेल्थ जो हमारे हैं सर इरशाद मेमन साहब, एडमिन ऑफिसर जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं सर दादलो साहब और सर वसान साहब, जिन लोगों ने ये यहाँ से हेल्थ डिपार्टमेंट से चीजें रेक्टिफाइड करके हमारी सपोर्ट में फाइनेंस को दी और फाइनेंस में भी इसको सपोर्ट करके अप्रूव करवाया। तो सबसे पहले इस चीज की अंडरस्टैंडिंग के डिपार्टमेंट ने इन चीजों को एक्सेप्ट किया और एम्पावर किया नर्सिंग को। तो हमारे पास जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनके प्रिंसिपल अगर एम्पावर नहीं होंगे, उनके पास क्लैरिकल स्टाफ नहीं है, उनके पास कंप्यूटर नहीं है, उनके पास स्टेशनरी नहीं है, तो वो किस तरह एकेडमिक वर्क करेंगे। तो इस टाइम ये बिग अचीवमेंट है कि 12 कॉलेजेस को जो है वो पावर मिल गया। और सबसे बड़ी जो इसमें एक बहुत अच्छी चीज हुई है, क्योंकि जब हम बजट बना रहे थे पहले हमने डिफरेंट बनाया था तमाम इंस्टीट्यूट का, फिर उन्होंने कहा कि जो जो चीजें आप इसमें डालना चाहते हो वो भी इसमें ऐड करो। यानी कि अगर सांगड़ में सिर्फ 2 टीचर्स थे तो नीड तो हमें ज्यादा टीचर्स की है, तो हमने तकरीबन वहाँ पर 44 का स्टाफ किया है, जिनमें अदर स्टाफ भी है और फैकल्टीज भी है। तो हमने फैकल्टी की तादाद बढ़ाई है, यानी कि 4 टीयर को अगर आप सेपरेट करते हो तो उसके अलावा में जो इस बजट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमने टीचर्स की तादाद बढ़ा दी है। यानी अब हमारा जो इंस्टीट्यूट, यानी अब आपके कॉलेजेस में फैकल्टी का मसला नहीं रहेगा अब? एग्जैक्टली, अब हमारे कॉलेजेस में फैकल्टी का मसला नहीं रहेगा। डिग्री प्रोग्राम्स के लिए भी नहीं रहेगा मसला? डिग्री प्रोग्राम्स के लिए भी फैकल्टी का मसला नहीं रहेगा? डिग्री प्रोग्राम के लिए फुलफिल करेगी सारी रिक्वायरमेंट, यानी एक वीडियो होना चाहिए था, लैब्स होनी चाहिए थी और फैकल्टी होना चाहिए था मैन पावर। तो अब हमारी ये तमाम चीजें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई हैं। और लेकिन ये बताएं कॉलेजेस में बाकी वाली सहूलियत का क्या बनेगा? बाकी सहूलियत का क्या बनेगा? क्या वहाँ किताबें अवेलेबल हैं, बाकी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इक्विपमेंट अवेलेबल है, उसके लिए उसका क्या बनेगा? उसमें भी पैसे हैं क्या, मौजूद हैं या मिलेंगे? जी बिल्कुल, अदर बजट जो इसमें 1 करोड़ की एक समझी हमने डाली थी जो अदर बजट के नाम से दी थी, और वो स्पेशल बुक्स और स्किल लैब्स के लिए भी है और वो बेहतरीन हो जाएगा। यानी कि अगर कोई छोटी मोटी रेनोवेशन है और फर्नीचर है वो भी आ जाएगा, साथ में स्किल लैब बिल्कुल अप टू मार्क हो जाएंगे। इसके बाद अच्छा। तमाम रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि देखिए बिल्डिंग तो हमारे पास अपनी है गवर्नमेंट में, और जो लोग कह रहे थे ना कि गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड वो नहीं है, तो हम उसको बताएंगे थोड़े अरसे बाद गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड कितना अच्छा है। क्योंकि गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड प्राइवेट से अच्छा होने जा रहा है क्या? हम ये तस्वर कर लें, खुश हो जाएं ये बात सोच के? बिल्कुल, प्राइवेट से बहुत ज्यादा बेहतर होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट हमारे बहुत बेहतर है, स्टैंडर्ड पे है, हम उस लेवल पे तो अभी भी बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारी जो फेडरल की ब्रांच है वो भी अप्रूव हो गई है। ऐसा तो नहीं होगा कि फिर कॉलेजेस की कहीं कोई छत गिर रही हो, कहीं दीवार गिर रही हो, कहीं प्लास्टर गिर रहा हो बच्चों पे और जख्मी हो रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा फिर? देखिए अभी तक कुछ स्कूलों की बिल्डिंगें वाकई हमारी बहुत खराब थी, लेकिन हमें कुछ फेडरल से ग्रांट मिल रही है और हमारी ये जो ग्रांट यहाँ से अप्रूव हो गई है हेल्थ डिपार्टमेंट से, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ गया है कि हम दोनों चीजों को मिलाएंगे तो विद इन 6 मंथ 3 मंथ ये सारी चीजें जैसे इम्प्लीमेंट होंगी हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। और हमारी बिल्डिंग्स भी अच्छी हो जाएंगी, फर्नीचर भी आ जाएगा, इसकी लैब भी अपडेट हो जाएंगी और होपफुली कि हम टीचर्स की कमीशन पे अपॉइंट कर लेंगे जल्दी से। अच्छा, और इसका मतलब ये भी है कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबान होंगी, जो कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबान होंगी, उन्हीं के पास ही अभी अथॉरिटी आ जाएगी कि वो अपनी नीड बेस्ड चीजें जो वो कर सकेगी? बिल्कुल, और हर साल क्योंकि आप वो टीडीओ खुद होगी तो वो अपनी एसएमई में हर साल एसएमई जाती है गवर्नमेंट में फंड के बजट के लिए कि आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है आप अगले साल में क्या मतलब अब उनके पास ये कोई जवाब नहीं रहेगा कि जी ये मैं काम कैसे करूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो बजट नहीं है। अब ये रोना धोना बंद हो जाएगा ना? बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब इंशाल्लाह उनकी तमाम चीजें जो है वो पूरी हो जाएंगी और हमने तमाम प्रिंसिपल को ऑन बोर्ड लिया था, उनकी समझियां उनसे साइन करवाई थी
और फिर हमने बजट में भेजी हैं। और इसका फॉलोअप कर रहे थे। वन के जो सिविल हॉस्पिटल की प्रिंसिपल है मिस नसरीन, वो फाइनेंस में स्पेशल मैनेजर की ड्यूटी लगाई थी। इस चीज़े के जो मिस्टर इमरान है, मतलब जितने हमारे ये 12 कॉलेजेस जिनका मसला था वो सारे हमारे साथ ऑन बोर्ड थे। मिस फरजाना, नवाब शाह से, तो इनको मैं इसलिए कोट कर रही हूँ कि ये फाइनेंस में फॉलो अप भी कर रहे थे जाकर। और मिस नसरीन ने तो बहुत विजिट किए हैं। और जो एसओ हैं कीरियो साहब, उनका भी हम बड़ा थैंक्स करते हैं, मानुल्लाह कीरियो साहब, वो हमेशा मुझे अपडेट करते थे। और ये बजट तकरीबन जब अप्रूव हुआ था, ये कोई 4 महीने की पहले की बात है, उन्होंने हमें कहा था कि पहले प्रिंसिपली एग्रीड किया था उन्होंने, उसके बाद जब अप्रूव कर दिया था उन्होंने कहा इंशाल्लाह इस बजट में मैडम ये आ जाएगा। फिर भी उसके बावजूद भी हम उनको फॉलोअप मुस्तकिल कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि हमें नीड है तमाम चीजों की। हमने बीएससी का एडमिशन कर लिया है, बच्चे आ चुके हैं, इंडक्ट हो चुके हैं। अब जो रिक्वायरमेंट है, जो एक फैसिलिटीज होती है, जो लर्निंग रिसोर्सेज होती है, जो इंस्टीट्यूट की मेन रिक्वायरमेंट है, वो होनी चाहिए। उसके लिए हम उनको बार बार तंग कर रहे थे कि ये चीज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें से 1 करोड़ निकाल दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो ये फॉलोअप में थे और माशाल्लाह से ये अप्रूव हो गया। जिन जिन का भी इसमें पार्टिसिपेट रहा है, हम सबका थैंक्स करते हैं। हमें नाम याद है नहीं है, अल्लाह पाक हर चीज को जानता है। और तमाम लोग जो अपनी प्रोफेशनल लिंक के साथ इसमें इन्वॉल्व थे, हम सबका थैंक्स करते हैं, जो भी शामिल था। लेकिन क्योंकि मेन रोल डायरेक्टोरेट का रहा, तो फर्स्ट हमने इनिशिएटिव लिया, चीजें बनाई भी थी। और दूसरा, मुझे शायद कुछ ऑफिसर डिसलाइक भी करते हैं इस हवाले से कि मैं तंग बहुत करती हूँ उनको। आप तंग करती होंगी, फिर इसीलिए वो आपको कहते भी हैं। अच्छा ये बताएं, आखिरी सवाल आपसे खैरुनिसा के बच्चे जो हैं वो एग्जाम के हवाले से परेशान है। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, लेकिन उसके बाद भी हमें बहुत सारे फोन्स आए हैं और बहुत सारे मैसेज आए हैं। एग्जाम अब कब होने जा रहे हैं, उस पर कोई बात हुई है, कोई पेशरफ्त हुई है? जनरल नर्सिंग बिल्कुल इंशाल्लाह मैं इसका भी फॉलोअप में लगी हुई हूँ। सिर्फ हमारी कंट्रोलर की पोस्टिंग जो है वो पेंडिंग है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए। और इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाएगा। मतलब अगले महीने जुलाई में एक्सपेक्टेड है? जुलाई के एंड वीक में ही होगा ये इंशाल्लाह। जुलाई एंड में? बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खैरुनिसा साहिबा, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाजरीन। और अब हम बात करते हैं कुछ फैशन की। और फैशन तो हर घर की रिक्वायरमेंट है, और आपको पता है कि मर्द इसका ज़्यादा ख्याल रखें या नहीं रखें पहनावे का, लेकिन बहरहाल ख्वातीन को इसका ख्याल रखना पड़ता है। और ना भी रखें तो तब भी फैमिली में सोशली इतना चीज़ें होती हैं, उनका आना जाना रहता है, तो उन्हें बहरहाल इसका ख्याल करना ही पड़ता है। इसी वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में मिस लाला रुख इकबाल साहिबा, जो कि CEO हैं फ्लांट्स की। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का ठीक है, खैरियत से। तो आज आप क्या टिप्स देने जा रही हैं, क्या बताने जा रही हैं, क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए? बिल्कुल, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके लिए बहुत अवेयरनेस चाहिए हमारे यहाँ लोगों को। देखिए, हम रहते हैं एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, हम लोग, हमारा मुल्क एक वैसे जनरली एक गर्म एटमॉस्फेयर है। हमारे यहाँ ख़वातीन यूजुअली ख्याल इस बात का नहीं करती कि यार आप अगर गर्मी है और तो आप उस हिसाब से कपड़ा सेलेक्ट करो। कपड़े से लेके उसकी मटेरियल, उसके प्रिंट्स, उसके कलर्स, आप हर चीज़ इस हिसाब से करो कि आपका जो एनवायरनमेंट है या आपका जो वेदर है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर सके। यूजुअली होता ये है कि शादियों में नॉर्मली बस ये अच्छा है ये पहन लो, लेकिन गर्मियों में यूजुअली हमको लॉन्स पे, शिफॉन्स पे, एक्रेलिक शिफॉन नहीं, क्योंकि एक्रेलिक शिफॉन अगर आप सुबह में पहनते हैं तो 2 घंटे के बाद आपके पास से ऐसी स्मेल आ रही होगी कि आप टॉलरेट नहीं कर सकेंगे। प्योर शिफॉन्स या फ्रेंच शिफॉन जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती। मैं हमेशा इस बात को मेंशन कर दूं कि मैं जो बात बता रही होती हूँ वो एक इकोनॉमिकल वाले उसमें बता रही होती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे नहीं बताती कि अच्छा जी एग्जैक्टली, तो ख्वाहिशात की बात नहीं है। फ्लॉन्ट्स में मैं काम करते हुए मैं इस बात का बहुत ख्याल रखती हूँ। अभी समर्स में मैंने जो भी कलेक्शन लॉन्च की, पहली थी वो ब्रीदेबल, वो कॉटन पे थी, बिल्कुल प्रीजे कॉटन पे, लॉन पे हमने लॉन्च की थी। दूसरी सेमी फॉर्मल्स की अभी मैंने लॉन्च की, वो खादी कॉटन सिल्क है, ब्रीदेबल। ब्रीदेबल कपड़ा जो होता है, जिस ब्रीदेबल का नॉर्मली बहुत से लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। उसका मतलब ये नहीं होता कि कपड़ा सांस ले रहा है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी ब्रीदेबल कपड़े में एक इजी रहती है। आपको स्वेटिंग हो रही होती है तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो रहा होता है, या उससे हवा पास हो रही होती है, हवा पास हो रही होती है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है ब्रीदेबल का। तो आप ब्रीदेबल कपड़ा यूज़ करें जो कि आपको समर्स में अच्छा लगे। उसके बाद आ जाए आप कलर्स पे।
कलर्स का मेरे हिसाब से कहीं नहीं लिखा हुआ कि समर्स में आपने लाइट ही कलर पहनने हैं। आप डार्क कलर्स पहन सकते हैं। समर में जितने वाइब्रेंट कलर्स, जितने नियॉन कलर्स पहनेंगे वो खूबसूरत लगेंगे। शर्त यह है कि उन कलर्स के साथ जो कपड़ा यूज हुआ है वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो। अब अगर आप जैकार्ड के साथ आप ब्लैक पहन लेंगे तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, वो सूटेबल नहीं होगा समर्स के लिए। सेकेंडली, डिजाइन कट्स जो समर में पहनने चाहिए। समर्स में हमेशा हमें थोड़े से लूज कपड़ों पे रखना चाहिए ताकि आपको एक सुकून का एहसास हो। लूज कपड़े हो, गले खुले हो। हमारे यहाँ लोग हाई नेक्स, जी मुझे तो आप हाई नेक बना दें। यार हाउ यू कैरी हाई नेक इन समर? उसके बाद फिर खुद भी गर्मी लग रही होती है और सामने वाले को देख के तो बहुत ज्यादा लग रही होती। कम से कम मुझे तो बहुत, जो हाई नेक्स समर्स में पहन रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिक्स वाली होती हैं। आप प्रिंट्स पे तो आपकी बात मान लेते हैं? मेरी बात मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा क्लाइंटल मेरी बात को बहुत करता है, समझता है और उसके हिसाब से कहते हैं नहीं जी ठीक है, आप बताएं कि आप क्या सजेस्ट करती हैं, हम उसके हिसाब से करते हैं। तो ऑब्वियसली देखें, हर शख्स का अपनी फील्ड का एक एक्सपीरियंस होता है। मेरी फील्ड का अपना एक एक्सपीरियंस है और मेरे पास ऐसा नहीं है कि जो एक जोड़ा मेरे पास से बनवा रहा है तो मैं उसको पूरी एफर्ट दूंगी, जो 10 बनवा रहा है उसको ज्यादा एफर्ट दूंगी और जो एक बनवा रहा है उसको नहीं दूंगी। आई एम अवेलेबल फॉर एवरीबडी। मेरे लिए एक वाला भी उतना ही अहम है और 10 वाला भी उतना ही अहम है। सिर्फ जब आपकी एक फील्ड होती है, आप उसके हिसाब से जब आप पढ़े होते हो, आप ट्रेन होते हो, तो आपको उसके बारे में मालूमात होती हैं। आपको पता होता है कि हाँ जी ये चीज़ क्या। विंटर्स है, विंटर्स में बहुत अच्छा लगता है कि आप हाई नेक्स भी पहनो, आप मोटे कपड़े भी पहनो। हमारा कराची का वेदर तो स्वेटर्स को इतना नहीं कॉम्प्लीमेंट करता कि बहुत 2-4 दिन की सर्दी होती है, उसी में हम लोग शौक पूरा कर लेते हैं, वरना नॉर्दर्न एरियाज जाके हम अपने स्वेटर्स और सारे सर्दियों के कपड़े निकालते हैं। लेकिन कराची में हाँ, कराची में ये होता है कि अच्छा आपने लेनन्स अच्छी ले ली या थोड़े जैकार्ड्स ले लिए तो वो अच्छी स्मार्ट लुक देते हैं कि आप वो पहने। सर्दियों में मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप प्रिंट्स के बजाय प्लेन कपड़ों पे वो करें, उसके साथ मैचिंग शॉल्स ले तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। गर्मियों में, समर्स में आप प्रिंट्स पहने, लेकिन प्रिंट्स में एक बात का ख्याल जो मैं बताऊं हमारी यहाँ खवातीन नहीं करती हैं। देखिए यंग लड़कियों पे ना बहुत बड़े बड़े फ्लोरल प्रिंट्स या बहुत बड़े प्रिंट्स नहीं अच्छे लगते। लड़कियों के ऊपर थोड़े छोटे, थोड़े हल्के वाले प्रिंट्स हैं। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि बाज़ दफ़ा बच्चियाँ खुद खरीद रही होती हैं, बाज़ दफ़ा माएँ खरीद रही होती हैं। तो हमेशा इस बात का एहसास करें कि जो आप अपने लिए सेलेक्ट कर रही हैं ज़रूरी नहीं कि वो आपकी बेटी के लिए भी सही हो। तो काइंडली जब आप बच्चों के लिए लें तो उनकी फिजिक, उनकी जो अपीयरेंस है उसके हिसाब से चीजें सेलेक्ट करें। एज के हिसाब से। जी, मेरे अपने पास, मैं खुद डिजाइन करती हूँ बट आई हैव अ यंग डिजाइनर एज वेल। मेरे साथ मेरी टीम में एक यंग डिजाइनर भी है। अच्छा। शी इज जस्ट 25 years old और वो जो डिजाइन करती है उसके डिजाइन में यंगस्टर के लिए उसके आइडियाज को वो करती हूँ। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि एवरीबडी कांट, क्या आप एक ही स्कूल ऑफ थॉट से तो नहीं हो सकते ना। मैं अलग एज ग्रुप हूँ, मेरी पसंद, मेरी डिजाइनिंग एक अलग एज ग्रुप को केटर कर रही होगी और जो आज की बच्चियां हैं उनका अलग माइंड है, वो अलग चीज पसंद करती हैं। तो बेसिक एथिक्स तो सब पे अप्लाई होती है कि जी समर्स के क्या हैं उधर, लेकिन स्टाइलिंग में, डिजाइनिंग में वो सारी चीजें। दूसरी चीज जो स्टाइलिंग से मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि हमारे यहाँ शादी ब्याह में कपड़े पहने जाते हैं या नॉर्मल, उसमें नॉर्मल कैजुअल जो कपड़े पहने जाते हैं उसके साथ हर वक्त बहुत ज्वेलरी की नीड नहीं होती है। अच्छा। सेमी फॉर्मल्स में अगर आपने कपड़े हल्के पहन लिए या अगर उसके साथ आपने अब छोटे स्कर्ट्स पहन लो, अगर आपने गले में चोकर पहन लिया है तो देयर इज नो नीड कि उसके साथ आपने झुमकियां भी पहननी है। हम लोग सब कुछ करना है, सब पहन लेना है, जो कुछ है वो एक ही दफा अगर बहुत सारा लिया हुआ हो तो पहनेंगे कब, कैसे मौका मिलेगा? अलग अलग पहन लो ना। हो सकता है बहुत सारों ने बहुत सारी वैरायटी जमा की हुई हो। बिल्कुल की हुई है, लेकिन जरूरी नहीं होता जो कुछ जमा किया हुआ है वो सारा एक ही दिन में शो कर दो। उसको बचा के रखो, गेट टुगेदर्स होती रहती है और उसमें आहिस्ता आहिस्ता पहनो। बट ये कि थोड़ा सा सोच के, आपने हाई नेक्स पहने तो आप बड़े इयररिंग्स ना पहनो क्योंकि वो छुप जाएंगे। अगर आपने बड़े इयररिंग्स पहनने तो आप थोड़े खुले गले पहनो, वो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, आपने गले में कुछ पहनना है
तो गला उसी से, बोर्ड गले में आप चोकर पहन सकते हो, वरना फिर आप लेंथ वाली चीजें पहनो। आप साड़ीज पहन रहे हो, उसके अलग क्राइटेरिया होता है कि आप उस पर कैसी ज्वेलरी पहन रहे हो। बहुत से लोग कहते हैं साड़ी जो है वो नहीं, आप उसमें जरा जिस्म दिखता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप साड़ी प्रॉपरली कैरी करते हो तो कोई जिस्म नहीं दिखता। आपके प्रॉपर फिटिंग का ब्लाउज होगा, आप लंबा ब्लाउज पहनो, आप फुल स्लीव्स पहनो, आप क्वार्टर स्लीव्स पहनो, बहुत खूबसूरत लगती है। कहीं कोई ऐसा वो नहीं होता कि हर बात आके वहीं पे रुकती है कि वो आपकी अपनी चॉइस पर होती है कि आपकी आपको कैसे अपनी पहनना है। चॉइस और आपने उसको कैरी कैसे किया हुआ है। आप हर चीज पहनते हो। देखो हम पहले ये होता था कि मोटे लोग ये ना बाद लोगों पहने। को पहनने का तो शौक होगा, लेकिन संभाल शायद नहीं सकते Exactly. होंगे, संभाल लेंगे। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप सब कुछ पहन लेती हैं और अच्छा भी लग रहा होता है, जबकि मैं ओवरवेट हूँ। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ पहन लेती हूँ, उसके तरीके से पहन लेती हूँ ना। अगर मुझे लगता है कि मेरी बॉडी पे, हाँ ठीक है, मुझे वेस्टर्न पहनना है तो उसका एक तरीका है, मुझे ईस्टर्न पहनना है तो उसका एक तरीका है। सब कुछ पहनने का तरीका होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप कि अपनी बॉडी कुछ और कह रही है। जैसे अगर ओवरवेट लोग हैं तो उनको कभी भी वर्टिकल लाइंस पे नहीं जाना चाहिए, उनको हमेशा लंबी वाली स्ट्राइप्स लेनी चाहिए। उनको ऐसी स्ट्राइप्स नहीं जो कि उनकी बॉडी को, उससे उनका वेट और ज्यादा लगेगा, वो और चौड़े लगेंगे। इसी तरह जो लंबे लोग हैं, अगर वो स्ट्रेट स्ट्राइप्स ले लेते हैं तो फिर उनकी लेंथ और ज्यादा लगती है। अच्छा, लड़कियों में एक हद तक तो लेंथ अच्छी लगती है, उससे ज्यादा फिर वो थोड़ी और उसमें चली जाती है। इसी तरह बहुत इनका भी तो फैशन एक टाइम पे आता है ना, आया भी था और दोबारा भी आता रहता होगा टाइम टू टाइम। बिल्कुल। तो ये तो ये सारी सूरत है आपने बताई, और प्रिंट्स के हवाले से भी हमने बात कर ली और मौसम के हवाले से भी हमने बात करी। अभी तो खैर मानसून आने वाला है। मानसून बारिश में तो खैर बारिश में पहनने के लिए देखिए, जब आप बारिश के सीजन में, स्पेशली वो लड़कियां, देखिए मैं जो लड़कियां काम करती हैं मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। और मुझे बिल्कुल, जो लड़कियां अपने आप को पढ़ लिख के और करके जंग लगा रही होती है ना, कोई जरूरी है घर तो ठीक है, वरना जो बच्चियां करती हैं, मैं स्पेशली उनके लिए बहुत काम करती हूँ। मेरे कपड़े बहुत ज्यादा, क्योंकि वुमेन लेड बिजनेसेस को आई ऑलवेज जो खवातीन काम करी है, हमारी बच्चियां घर से बाहर निकलती हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हैं, वो तो उनके अक्सर अब बच्चियां प्रेफर करती हैं स्कार्फ ले लें, कुर्तीज पहन लें और जीन्स पहन लें। तो एक प्रॉपर लेंथ की कुर्तीज होनी चाहिए जो कि वो बाहर निकल रही है तो कम से कम बुरी ना लगे। बल्कि तो ये वाली सारी चीजों को माइंड में रखते हुए मैं बनाती हूँ, कुर्तीज की लेंथ से लेके उसके स्टाइल से लेके। अभी बारिशों का सीजन आने वाला है, आप पहने कपड़े आप डार्क कलर्स पहने। अगर आप बाहर निकल रही हैं और आप वर्किंग वुमेन है, यू शुड वेयर डार्क कलर्स। आपने लाइट कलर्स नहीं पहनने, वरना फिर आगे आप फिर हमारे पता क्या होता है, फिर मुश्किल ये होती है कि अच्छा हम बाहर जा रहे थे, लोग देख रहे थे, बारिश आ भी गई, अचानक बारिश आ गई, लोग देख रहे हैं या ये हो रहा है। देखिए, लोग देख रहे होते, लेकिन कुछ थोड़ा सा खुद भी ख्याल कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फलाना क्यों देख रहे हैं, सिर्फ लोगों पे ना इल्जाम, सिर्फ लोगों पे ना इल्जाम, अपनी भी एहतियात जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि ठीक है लोग देख रहे हैं, वो बुर्के वालों को भी देख रहे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन उसका क्या ये मतलब है कि हम अपना ख्याल रखना छोड़ दें? ख्याल रखना चाहिए जिन चीजों का। तो कपड़े हमेशा ऐसे पहने जो कि ना सिर्फ आपको कॉम्प्लीमेंट करें, बल्कि आपको एक ग्रेस, एक रिस्पेक्ट भी दें। फैशन एथिक्स का क्या मतलब? फैशन एथिक्स इज बेसिकली डूज एंड डोंट्स, जो करना है आपने और जो नहीं करना है। चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत सी चीज़ वो चेंज हो रही है। हमारे कपड़ों का स्टाइल, जो बहुत सी चीज़ें, बहुत से कपड़े, बहुत से स्टाइल जो कि हम जब यंग थे तो बड़े बुरे समझे जाते थे, अब वो हमारे लिए कॉमन है, क्योंकि सभी पहन रहे होते हैं, हम भी पहन रहे होते हैं, हमारी यहाँ भी बच्चियां पहन रही होती हैं। लेकिन फैशन एथिक्स का मतलब ये होता है कि फैशन करो एक तरीके से, या जो अभी मैंने बातें बताई ना कि आपने हाई नेक पहन ली और उसके साथ बड़े बड़े इयररिंग्स पहन लिए, ये बिल्कुल डोंट्स में है। डूज वो है जो आप कर सकते हैं। आप इवन जेंट्स में भी, मतलब वैसे तो पहले पिन स्ट्राइप्स की शर्ट पहन रहे हैं, आप पिन स्ट्राइप्स की शर्ट पहन रहे हैं और उसके साथ आप पिन स्ट्राइप्स के पैंट्स पहन लेंगे तो ये डोंट्स में आएगा। डूज में ये है कि अगर आपने पिन स्ट्राइप की शर्ट पहनी है तो यू शुड कैरी प्लेन पैंट्स, उसके साथ कोट, आप ब्लेजर ले रहे हो, व्हाटएवर आप लेना चाहो। आपने बहुत ज्यादा प्रिंट्स को एक साथ नहीं मिलाना है, ये होती है बेसिकली फैशन है। हम लोग ये करते हैं कि अच्छा दूसरे हर मौके के मुनासबत से कपड़े पहनने हैं। आपने लंच पे जाना है तो उसके हिसाब से पहनने हैं, आपने किसी शादी में जाना है तो उसके हिसाब से तैयार होना है, ऐसा नहीं होता। और उसके साथ साथ आप
मिलाद में जा रहे हैं तो आपका गेटअप डिफरेंट होना चाहिए उस चीज से कि अगर आप किसी हाई टी पे जा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग पता करते क्या है, हम सब मिला देते हैं, बस ये हमें अच्छा लग रहा है तो हम कर रहे हैं। हाँ जी, आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको उस प्रॉपर जगह पे रख लो। एक चीज होती है ना अप्रोप्रिएट, तो आपकी अपीयरेंस हर जगह के हिसाब से अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। मैं हाई टी पे जीन्स और कुर्ती में चली जाऊंगी, बट क्या मुझे मिलाद में जीन्स और कुर्ती में जाना चाहिए या छोटा सा स्कार्फ लेना चाहिए? नहीं। वहां के हिसाब से बेहतर ये है कि आप प्रॉपर शलवार कमीज ट्राउजर व्हाटएवर यू वांटेड टू वेयर, आप दुपट्टा ओढ़े। आप एक मतलब उस हर इवेंट का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, उसको उसके हिसाब से चलना चाहिए। और मर्द क्या करें? मर्दों में तो भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमारा मर्दों का सेक्शन है अबान हमारा मर्दों का सेक्शन है। मतलब फ्लॉन्ट्स टेलरिंग स्टूडियो के 2 वो है, मायशा बाय फ्लॉन्ट्स हमारी प्रेट है फॉर लेडीज, और अबान बाय फ्लॉन्ट्स जो है वो हमारा जेंट्स प्रेट है। अच्छा, चलो तो इसका मतलब जेंट्स के लिए भी आप जो है ना किसी ओपिनियन अपना देंगी और बिल्कुल क्या पहनना चाहिए। आपने बहुत सारी बातें खुद ही कर ली, इतना हमारा एसी नाराज हो गया इस वजह से। नहीं बिल्कुल, मैं हजरात के ऊपर भी हम किसी वक्त एक वो कर लेंगे, तो मैं मर्द हजरात की भी ड्रेसिंग पे बात कर लेंगे इंशाल्लाह, किसी आने वाले शो में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मिस लारा रुख इकबाल साहबा, आपने वक्त दिया और बहुत सारी अच्छी गुफ्तगू की आपने। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मिस लारा रुख इकबाल की, और टाइम की किल्लत की वजह से हमारे पास कुछ और भी मौज़ूआत थे जो हम डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन हम उसको डिस्कस हम नहीं कर पाए हैं टाइम की कमी की वजह से। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी तहकीकाती रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिन पर हमारी तहकीकात जारी है। जैसी वो तहकीकात मुकम्मल होंगी इंशाल्लाह हम उन पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हेल्थ के सेक्टर में कहाँ क्या अच्छा हो रहा है और कहाँ क्या खिलाफ कानून, खिलाफ ज़ाब्ता, गैर कानूनी काम हो रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाले शोज़ में और डिस्कस करेंगे। और अगर आप कोई किसी इशू को हाईलाइट करना चाहते हैं और हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे राब्ते का नंबर है 0300-364-2759 0300-364-2759। अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को आज के मेट्रो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।